Hello guys, welcome to Unacademy SSC JEE live YouTube channel. I hope you all are very well in this lockdown and pandemic period. मैं भी काफी अच्छा हूं आप लोगों के लिए और इवन टीम AEC का हर एक मेंबर, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, जनरल स्टडीज के फैकल्टीज, रीजनिंग के फैकल्टीज, सभी आप लोगों के लिए काफी एफर्ट्स लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। आप लोग ऑलरेडी इन सब चीजों को जानते हैं, काफी सारी क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही हैं, इन स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज, और साथ ही साथ में काफी सारी क्लासेस यूट्यूब के AEC प्लस चैनल पे भी हमारी चलती आ रही हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल अभी स्टार्ट हुआ है और काफी सारी क्लासेस हमारी इस पर्टिकुलर चैनल पे भी अभी स्टार्ट होने वाली हैं। सो गाइज, myself Mohit Kasanya comes here today to give you a perfect strategy plan for upcoming SSC exam that is scheduled in I think month of September. सो गाइज, हम उसको कैसे मूव ऑन करेंगे, तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि मैं पढ़ाता हूं, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आने वाले 2 मंथ में किस तरीके से हमको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। किस तरीके से हमको अपनी प्रिपरेशन रखनी है का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल 60 डेज का टाइम है, अगर हम मान के चलें इन मंथ ऑफ जुलाई और इन मंथ ऑफ अगस्त, तो इन 60 डेज में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अभी तक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं। तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग इन चीजों को रन करें, कैसे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और साथ ही साथ में मैं आपकी क्या क्या हेल्प कर पाऊंगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं यहां पे हम लोग, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो आप लोग सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ठीक है, एक बार और हम यहां पे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसके अंदर आप सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो सब्जेक्ट हमारे पास है टीयर 1 के अंदर SSC JEE का, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आप लोग बोलेंगे नहीं सर, नेटवर्क एनालिसिस भी है। हाँ, बिल्कुल, नेटवर्क एनालिसिस भी है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारे पास है। सेकेंड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अवेलेबल है नेटवर्क एनालिसिस, जिसको आप लोग प्यार से सर्किट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करेंगे यहां पर, और कैसे आप लोगों को पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास अवेलेबल है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देन अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा है, वो है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो SSC JEE के अलावा काफी सारे स्टेट JEE के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स JEE के अंदर या AE के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, क्लियर। बट SSC JEE में थोड़ा सा पावर सिस्टम का वेटेज मशीन्स और नेटवर्क के कंपैरिजन में हल्का सा कम ही रहता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, तो हमारे पास है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग सभी जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे एनालॉग ऑलरेडी पढ़ रखा है, मशीन्स और नेटवर्क एनालिसिस पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें UEE, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड योर 7th वन इज आपका मैग्नेटिक सर्किट्स, जो कि एक पार्ट है किसका, EMT का, मैग्नेटिक circuits, that is the part of EMT। तो ये वो हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको SSC JEE के लिए डील करना होता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सेकंड वन इज नेटवर्क एनालिसिस, और वी कैन ऑल्सो सीज इट एज सर्किट थ्योरी, और वी कैन ऑल्सो सीज दैट सर्किट थ्योरी। Then measurement instrumentation, power system, analog electronics, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड साथ ही साथ में मैग्नेटिकल सर्किट्स, जो आपका EMT का पार्ट है। अब देखिए क्या है यहां पे, जब आप आज से अपनी 2 मंथ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले बताऊंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं काफी सारे, और कुछ सब्जेक्ट्स उनके बचे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा और वो चाहते हैं प्रिपरेशन करना, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका काफी कुछ हो चुका है,
और अब वो लोग सिर्फ प्रैक्टिस मोड में। तो सबसे पहले उन्हीं स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में वो अपनी प्रैक्टिस सेशन में। तो गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की प्रैक्टिस काफी अच्छे से करें, बिकॉज कहीं ना कहीं मशीन्स का अगर हम वेटेज देखें तो वो 25 to 30 मार्क्स हमको देखने को मिल जाता है एग्जाम के अंदर। और अगर मैं नेटवर्क एनालिसिस की बात करूं तो अगेन 25 मार्क्स तक मुझे एक्सपेक्टेड है नेटवर्क एनालिसिस। तो आप खुद ही सोचिए, अराउंड 50 मार्क्स आपके सिर्फ ये दो सब्जेक्ट्स आपको दे रहे हैं। अब बात आती है कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या है, तो उनका पहले मैं वेटेज बता देता हूं आपको, फिर बताता हूं उनको कितना टाइम आप लोगों को देना है। बट सबसे ज्यादा टाइम आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को देना है, इनकी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करें। इसके अंदर भी क्या क्या करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। थर्ड थिंग, अपना टाइम दें आप मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जहां से हर बार अराउंड 10 to 15 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। 10 to 15 मार्क्स आपके एक्सपेक्टेड है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। पावर सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम के लिए अराउंड हम बोल सकते हैं कि अगेन 10 to 15 मार्क्स ही आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलता। और उसमें भी मेजॉरिटी पोर्शन आपको जनरेशन से देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन से देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन हार्डली ट्रांसमिशन के मिलते हैं, और फिर आपको स्विच ग्रिड प्रोटेक्शन का पार्ट मिलेगा। तो वहां पे भी हमको सिलेक्टिव स्टडी करनी है हमें 2 मंथ के अंदर। बहुत ज्यादा पावर सिस्टम, बहुत ज्यादा मशीन को नहीं देखना है, सिर्फ सिलेक्टेड स्टडी करनी है। देन अगर हम बात करें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एसएससी जेईई अपने सिलेबस में मेंशन करता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब उसने अपने सिलेबस में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन किया है तो वहां पे वो काफी सालों से ये क्वेश्चंस पूछता आ रहा है इन बीजेटी के बारे में, शिमिट ट्रिगर के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, डायोड्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में। बट अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर एसएससी जेईई ने टियर 1 के अंदर 4 क्वेश्चंस जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे, मतलब लॉजिक गेट से पूछने की कोशिश करी। तो इस साल से हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको यहां पे लॉजिक गेट्स को भी थोड़ा सा देख के जाना है, क्योंकि वो भी एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। साथ ही साथ में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं एससीआर, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, उसको भी देखते हुए जाना है। क्लियर इतना पार्ट? तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में क्या क्या देखना उसको अभी मैं और थोड़ा एलैबोरेट करूंगा। फिर बेटा ये लास्ट में बच जाते हैं ये 2 सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट मैंने यहां पे अभी तक मेंशन नहीं किया है जिसका नाम है आप लोगों का एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो इस सब्जेक्ट के लिए यार ज्यादा लोड नहीं लेना है आप लोगों को। इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं लेना है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। रीजन ये है कि यहां से हार्डली आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, और कभी कभी हो सकता है ना भी देखने को मिले। तो इसके लिए इतना लोड नहीं लेना है। 1 डे इज सफिशिएंट फॉर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। पढ़ना कैसे है आप लोगों के लिए, एईसी के टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, आप लोग बस वहां से नोट्स उठ लीजिए और डाउनलोड कीजिए, और सिर्फ 1 दिन इसके लिए टाइम दीजिए, इससे ज्यादा आपको टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कुछ इसी तरीके का सब्जेक्ट है, जहां से आपको हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन ही देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए भी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगेन एईसी के यूट्यूब चैनल पे आइए, और सॉरी टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां से यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नोट्स डाउनलोड करिए, नोट्स को पढ़िए, नोट्स आर सफिशिएंट। आप खुद से इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे हार्डली 3 to 4 टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। 1 इज हीटिंग, 1 इज वेल्डिंग, 1 इज एल्यूमिनेशन, और साथ में 4th 1 इज ट्रैक्शन, जहां से क्वेश्चन अभी तक हमको एक आधी देखने को मिला है। बट मेजॉरिटी क्वेश्चन हमको जो देखने को मिले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनेशन के देखने को मिले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी 2-3 क्वेश्चन एल्यूमिनेशन के देखने को मिल जाते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सेकंड मोस्ट इज आपकी वेल्डिंग का पार्ट है, जहां से आप हार्डली 1-2 क्वेश्चन फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन भी आप लोग उन नोट से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, उनको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक सर्किट्स की। तो यार मैं ये बोलूंगा कि ये एक पार्ट है जो हम 12th की फिजिक्स में भी पढ़ा करते थे मैग्नेटोस्टैट्स के मामले में, फिर हम ईएमटी में भी देखते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स काफी हद तक देखते हैं मैग्नेटोस्टैट्स के बारे में, जहां पे हम लोगों को इंडक्टेंस जो होता है सोलोनॉइड का और टोरॉइड वगैरह के, उनके सबके इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपकी मैग्नेटिक सर्किट्स का पार्ट है। और मैं आपको बता दूं 2 साल पहले काफी ज्यादा क्वेश्चन मैग्नेटिक सर्किट्स के देखने को मिल गए थे। तो ये एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है एसएससी के लिए, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट्स
को हमको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगेन मैं यही बोलूंगा, इस सब्जेक्ट को आपको टाइम ज्यादा देना है, अच्छे से देना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बहुत ही सस्ते सस्ते क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से देखने को आपको मिल जाते हैं। फिर मैं यही बोलूंगा अगेन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डे देना है, इससे ज्यादा नहीं। यूटिलाइजेशन के लिए आपको अगेन 2 डेज देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने हैं। मोर देन सफिशिएंट 1 डे एंड 2 डे। तो अब 60 दिन में से यार 2 दिन आपने यूटिलाइजेशन को दे दिया, 1 दिन एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को दे दिया और 2 दिन इनका रिवाइज कर लेना, तो आपके 5 दिन में ओवरऑल ये दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से हो सकते हैं, बिलीव मी। मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए अगेन आप लोगों को यहां पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। अराउंड 3 days आर मोर देन सफिशिएंट फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स विथ क्वेश्चंस। क्लियर? 3 days आर मोर देन सफिशिएंट फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स विथ क्वेश्चंस। काफी अच्छे से हो जाएगा। हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ले सकते हैं। और इन फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी पर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की टीम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टीम मैग्नेटिक सर्किट्स ईएमटी के सेक्शन को भी स्टार्ट करने वाली है ऑन 15th of August। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो प्लस कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेके इस चीज की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली 15th of August को एईसी के टीम से राहुल सर आप लोगों के लिए मैग्नेटिक सर्किट्स का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप डेफिनेटली वहां से भी उस चीज को देख सकते हैं। वहां पे स्पेशल क्लासेस में वो साथ ही साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखेंगे। तो यार ये तो आपका हो गया बढ़िया। क्या सर? यूटिलाइजेशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और मैग्नेटिक सर्किट्स का तो मैंने आपका पार्ट पूरा क्लियर कर दिया कि आपको इसी तरीके से इतने ही दिन देके चलना है। क्लियर? इतना पार्ट हार्डली 20 आवर्स का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा प्लस कोर्स के ऊपर, तो आप डेफिनेटली वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिकल मशीन्स, नेटवर्क एनालिसिस, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको अपना प्लान आउट करना है। क्लियर इतना पार्ट? तो इसके बारे में भी जरा हम लोग देख लेते हैं। यहां पे मैं इस चीज को रब कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बात कर लेता हूं यहां पे किसकी? नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। क्लियर? तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए नेटवर्क एनालिसिस की बात कर लेता हूं। देखिए, नेटवर्क एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो यार यहां पे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं गाइस, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है? तो फर्स्ट आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपका कौन सा? डीसी एनालिसिस, जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन आपको एसी एनालिसिस के पार्ट पे ध्यान देना है। एसी एनालिसिस के पार्ट पे ध्यान देना है आपको, जहां पे आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से आरएमएस एवरेज के कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। छोटे छोटे सस्ते क्वेश्चंस आपको क्लियर बनने चाहिए, जैसे कि आपको इंपीडेंस निकालना है सर्किट का या ओवरऑल एडमिटेंस निकालना है सर्किट का, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। थर्ड, आप लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। यहां पे हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। क्लियर? कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। चौथे कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आऊं कि आप लोगों का और यहां पे क्या पार्ट क्लियर होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस के साथ ही साथ आप लोगों का रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले तो हम ये 4 टॉपिक आप कहिए, ठीक है। फिर आप थ्योरम्स पे आइए। तो थ्योरम्स में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप यार कोई भी डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन है थ्योरम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन सी थ्योरम से ज्यादा देखने को मिलेगा? तो कहीं ना कहीं थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। सुपरपोजिशन से, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से, टेलीजेंस थ्योरम से, मिलमेंस थ्योरम से और कहीं ना कहीं आपकी कंपनसेशन थ्योरम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कहां वैलिड है कहां नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए आप सिर्फ ध्यान रखें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो थ्योरम्स में भी बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन थ्योरम्स का नहीं है तो आप इजीली उसको नॉर्मल केवीएल, केसीएल या ओम्स लॉ लगा के भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस तरीके से रहिए। अब कब के मन में आ रहा होगा सर ग्राफ थ्योरी 2 पोर्ट देखे कि नहीं देखे? मत देखो यार, ग्राफ थ्योरी 2 पोर्ट का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिएंट्स के भी पार्ट को लास्ट में देखें, एक क्वेश्चन आएगा ट्रांजिएंट का। अगर लगता है कि ट्रांजिएंट छोड़ भी दें एसएससी जेईई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन ट्रांजिएंट का देखने को मिलेगा। इसी पार्ट को सिर्फ अपना स्ट्रांग रखें। साथ ही साथ में यार यहां पे आप लोगों को
डायमेंशंस पता होने चाहिए, डायमेंशंस पता होने चाहिए, डायमेंशंस पता होने चाहिए मतलब किसके, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन सबके डायमेंशंस आप लोगों को पता होने चाहिए। तो एक बार जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं सबके डायमेंशंस जरूर देख के जाएं, और साथ ही साथ में एक चीज और देखते जाएं, यहां से आप लोग क्या, आपका जो पार्ट है, जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे डायमेंशंस हो गया, थ्योरम्स हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस हो गया, और साथ ही साथ में बस मैंने बता दिया कि ट्रांजिएंट का आपको एक आध ही क्वेश्चन देख के, नॉर्मल सस्ता सा क्वेश्चन देख के जाना है, इसके बाद आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। क्लियर इतना पार्ट? तो अगेन बात करते हैं, इसके बाद हम मशीन्स के बारे में बात करूंगा, अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में। तो मैं इसको रब करने की कोशिश करूंगा, यार। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप लोगों को क्या देखना है जरा वो समझो, क्या देखना है आपको मशीन्स के बारे में। देखो यार, मशीन में सबसे पहला पार्ट आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसफॉर्मर्स है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं बता देता हूं आपको ट्रांसफॉर्मर में से किस किस पार्ट को सबसे ज्यादा फोकस करो। बेसिक्स बिल्कुल जितने ट्रांसफॉर्मर्स के हैं, आपको एक तरफ से प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज आपको रेफर्ड करते आना चाहिए। आपको एफिशिएंसी का न्यूमेरिकल बनना चाहिए, आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल बनना चाहिए, आपको वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूमेरिकल बनना चाहिए, साथ ही साथ में आपको कंस्ट्रक्शनल फीचर बहुत अच्छे से आना चाहिए, जहां हम शेल टाइप, कोर टाइप के बारे में बात करते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्या उन दोनों में डिफरेंसेस हैं। साथ ही साथ में आपको पता होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर की एसेसरीज क्या अवेलेबल है, जैसे हम बुकॉल्स रिले की बात करते हैं, कंजर्वेटेड टैंक की बात करते हैं, ब्रीथर की बात करते हैं, ये वाली सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं यहां से एक्सपेक्ट करता हूं हर बार कि करीब करीब आप लोग देख सकते हैं कि 5 to 6 क्वेश्चंस आपको ट्रांसफॉर्मर के देखने को मिल जाते हैं। क्लियर इतना पार्ट? सेकंड, अगर मैं बात करूं आपका इंडक्शन मशीन का, यहां पे मैं बात करूंगा आपको 3 फेज इंडक्शन की, 3 इंडक्शन 3 फेज। क्लियर? तो यहां से भी यार 5 से 6 क्वेश्चन आपको लोगों को देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे आपको क्या याद रखना है यार, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद रखें, पहली चीज। दूसरा पार्ट आपको क्या याद रखना है, अगेन कंस्ट्रक्शनल फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडक्शन के लिए। स्क्वायरल केज क्या है, साथ ही साथ में आपका वाउंड रोटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉगिंग क्या है, क्रॉलिंग क्या है, स्टार्टर्स क्या है, ये सारा पार्ट आपको इंडक्शन मशीन में देखते हुए चलना है। न्यूमेरिकल बहुत ही सस्ता आता है, अगर इंडक्शन से आएगा तो हार्डली 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड का न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। या फिर मशीन की रेटिंग दी होगी, वोल्टेज रेटिंग और मशीन की रेटिंग दी होगी, आप लोगों को बोलेगा बताओ करंट फाइंड आउट करो, तो हम नॉर्मली जानते हैं P = √3 VL/IL से हम डेफिनेटली वहां पे करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 2-3 फॉर्मूले हैं इंडक्शन के, वो आपको याद रखना है, जैसे कॉपर लॉसेस का स्लिप से रिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैकेनिकल पावर का ध्यान रखना है आपको, शाफ्ट पावर आउटपुट ध्यान रखना है, मतलब कुल मिला के पावर फ्लो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली पावर फ्लो आपका किस तरीके से आपका रहता है इंडक्शन मशीन के अंदर। और इससे ज्यादा इंडक्शन मशीन में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करें। एक बार सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सबसे पहला टारगेट होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं खुद बताता हूं, अभी मेरी स्पेशल क्लासेस मेरी चल रही है अनअकैडमी पे, आप लोग वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। मैं पूरे थ्रू आउट 2008 to 2019 तक एक एक मशीन का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी लेके आऊंगा आगे चल के। क्लियर है? तो अभी हम लोग वहां पे ऑलरेडी हम ट्रांसफॉर्मर्स कंप्लीट कर चुके हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ वहां ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट किया है। तो यार एक स्ट्रेटेजी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखते हैं अपन, तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि सपोज एक क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर का, आपने देखा, आपसे बन गया, ऐसे बन के आगे नहीं जाना है, आपको वहीं पे रुकना है बनने के बाद, और उसके आसपास सोचना है कि यार कुछ और भी बन सकता था क्या, हो सकता है जो आपने सोचा हो वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आ जाए। क्लियर है? तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको टैकल करना होता है। क्लियर इतना पार्ट? अब हम थर्ड बात कर लेते हैं सिंक्रोनस मशीन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सिंक्रोनस मशीन तो आप बिल्कुल सोचिए ही मत, सिंक्रोनस मशीन के बारे में आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
बहुत कम पढ़ना है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं एक सिंक्रोनस मशीन का उस सेक्शन का एक कॉन्सेप्ट को लेके आ रहा हूं इसी चैनल के ऊपर, जहां पे मैं आपको अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड और फिर इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है यार। सिंक्रोनस मशीन के जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी तक आए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर है? तो यार आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां स्टार्टर लगेगा नहीं। क्लियर? यहां ये बाकी सारी मशीनों की तरह और स्लिप वगैरह इन सबके कोई कॉन्सेप्ट्स है नहीं। क्लियर है? तो बच जाता है बहुत रिफाइंड टॉपिक जो कि आपका आर्मेचर रिएक्शन वाला। क्लियर है? तो उसी पर बार बार वही क्वेश्चन आता जा रहा है। मशीन आपकी ऑपरेट कर रही है लैगिंग पावर फैक्टर पे, जनरेटर हो चाहे मोटर हो, अचानक से एक्साइटेशन कम कर देंगे, पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं इसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आऊंगा। वेट करो थोड़ा सा, उस कहानी से आपके एंटायर क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, बिलीव मी। क्लियर इतना पार्ट? ठीक है। चौथे सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका डीसी मशीन का पार्ट, जहां से यार सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस भी इसी का है। तो डीसी मशीन की तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। अनअकैडमी ऑलरेडी, अगेन मैं बात करूंगा राहुल सर के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए डीसी मशीन का प्लस कोर्सेज अनअकैडमी पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लस कोर्सेज अनअकैडमी पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी अभी वो आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस भी लगा रहे हैं। किसके लिए? अनअकैडमी पर, जहां पे वो सारे डीसी मशीन्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, फ्रॉम 2008 टू 2019 तक का। तो इसकी भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें कंसेप्चुअली आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। फिर अगर मैं बात करूं फिफ्थ पार्ट की, जो बात करता हूं मैं स्पेशल मशीन्स की, तो गाइस इसके लिए भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एईसी के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एईसी प्लस, वहां पे ऑलरेडी स्पेशल मशीन की क्लासेस, पूरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप इजीली उसको वहां पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा स्पेशल मशीन आपका कवर किया जाएगा वहां पे, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लासेस अभी हुई हैं, तो आप उनको विजिट करते रहें, स्पेशल मशीन आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आप लोगों को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को भी पढ़ाया जाएगा। सारी सिंगल फेज मोटर, सारी फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स को इसी के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सर्वो, रिलक्टेंस, रिपल्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन वगैरह। और आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे क्वेश्चन इंडक्शन मशीन के सिंगल फेज से अवेलेबल है। क्लियर है? क्यों अवेलेबल है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है यार। सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास अगर हम देखें तो कौन सी मोटर यूज हो रही है, और लेथ के अंदर हम कौन सी मोटर्स को यूज कर रहे हैं, एलिवेटर्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन, टेप रिकॉर्डर हो गया आपका या फिर ग्रामोफोन हो गया, इन सब में हम कौन कौन सी मोटर्स कब कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो हर मोटर का आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो आप वो सारी चीजें स्पेशल मशीन के अंदर ही कवर अप करते हो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल मशीन का आपका पार्ट। तो मैं फिर बोलूंगा, सबसे पहले मशीन के बारे में ध्यान रखना है आपको बेटा। ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करो तो इंडक्शन और सिंक्रोनस के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे बिल्टअप होते हैं। ठीक है? और अब बात कर लेता हूं मैं ट्रांसफार्मर और इंडक्शन के बारे में। क्लियर? तो यार 8 जुलाई से अनअकैडमी पर, मतलब मैं मोहित आप लोगों के लिए प्लस कोर्स लॉन्च करने जा रहा है 8 जुलाई से, ट्रांसफार्मर्स का, जहां पे हमको डिटेल में डिस्कशन करना है ट्रांसफार्मर्स के बारे में। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा दिए हैं, तो जो लोग हैं जिन लोगों ने पहले से ट्रांसफार्मर आता है वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो लोग मुझसे अभी ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वो लोग बाद में उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली विजिट करें, बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद, ये तो हो गई भाई 8 जुलाई की बात। 15th ऑफ अगस्त से मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं इंडक्शन मशीन को, जब तक हम ट्रांसफार्मर खत्म कर चुके होंगे। तो जिन लोगों को डिटेल में स्टडी करनी है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो डेफिनेटली इस चीज का एडवांटेज उठाएं। प्लस कोर्स पर आकर के अनअकैडमी के मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, वहां पे आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यार मशीन का ट्रांसफार्मर, इंडक्शन और डीसी मशीन और स्पेशल मशीन, ये चारों तो आपको मिल गया यार। डीसी मशीन, इंडक्शन और ट्रांसफार्मर तो प्लस कोर्सेज में आपको मिल गया। स्पेशल मशीन आपको YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सिंक्रोनस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, चाहे वो YouTube चैनल पे लेके आऊं इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, या फिर स्पेशल क्लासेस में लेके आऊं, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो मशीन की आप बिल्कुल चिंता ना करें। और जैसे कि नेटवर्क के बारे में मैंने अभी बताया था, तो नेटवर्क एनालिसिस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुत अच्छी तरीके से।
नेटवर्क एनालिसिस के बारे में यार मैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि अंकित सर आप लोगों के लिए आज से प्लस कोर्सेस पे एईसी टीम के अंकित सर आप लोगों के लिए प्लस कोर्सेस पर ऑलरेडी आज से स्टार्ट कर चुके हैं आपका नेटवर्क एनालिसिस। क्लियर है? ऑलरेडी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों का नेटवर्क एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं उनके प्लस कोर्स पे जाकर के, तो आप नेटवर्क एनालिसिस के भी पूरे पार्ट को आप लोग डेफिनेटली उनके साथ सीख सकते हैं। तो नेटवर्क और मशीन आप लोगों का यार मैंने पूरी तरीके से आपको बताया कि कैसे करना है। क्लियर इतना पार्ट? तो नेटवर्क आप लोगों को बता दिया, मशीन आप लोगों को बताया, यूटिलाइजेशन नोट्स की हेल्प से कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग नोट से कर सकते हैं डेफिनेटली। मैग्नेटिक सर्किट्स राहुल सर प्लस कोर्स पे लेंगे तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया। बचता है पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ में मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो गाइज आप लोग जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो वहां पे और जैसे सपोज आपने 1 मंथ 2 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया, तो यार वहां पे जितने भी फैकल्टीज एसएससी डोमेन में काफी अच्छे फैकल्टीज हैं, तो डेफिनेटली आप उनके लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन अगर मेरा लेते हैं तो सिर्फ आपको यही लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 6 मंथ, जितनी भी टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, काफी अच्छे इंडिया के फैकल्टीज है जिन्होंने अपने लेक्चर्स या उनके कोर्सेज वहां चल रहे हैं, तो उनको भी एक्सेस आप लोग कर सकते हैं। मशीन आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया, कहीं ये पर्टिकुलर पार्ट आप लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ लिया मुझसे, ठीक है। नोट्स आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप से ले लिए कुछ सब्जेक्ट्स के, कुछ पार्ट जो है आपका वो आप लोग बाकी फैकल्टीज से भी देख सकते हैं। कोई बेकार चीज नहीं है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। काफी सारा लेक्चर्स वहां अवेलेबल है, इवन नॉन टेक्निकल की काफी अच्छी फैकल्टीज इंडिया की जिनके लेक्चर्स भी आप लोग उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप करने की कोशिश करें। अब बात आती है एनालॉग की, बात आती है पावर सिस्टम की, और बात आती है साथ ही साथ आपकी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की। क्लियर? तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहां पे डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को कितना टाइम देना है और क्या क्या चीजें आप लोगों को वहां पे रखनी है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं जरा। तो बात कर लेते हैं यार, सबसे पहले अपन यहां पर पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं। बड़ा गहरा सदमा रहता है आप लोगों को पावर सिस्टम के बारे में कि सर बहुत वास्ट सिलेबस है। कोई दिक्कत नहीं यार, वास्ट सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। मानता हूं आप लोगों की बिल्कुल बात, पावर सिस्टम का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पावर सिस्टम का वो है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। अगेन वही बोलूंगा, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो किसी का भी स्विच गियर प्रोटेक्शन वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि स्विच गियर प्रोटेक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो अगेन मैं यही बोलूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पास ऑलरेडी क्लास नोट्स अवेलेबल है स्विच गियर प्रोटेक्शन के। रीड मारोगे, हर चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। अगर लगता है डाउट, मैं आपके पास अवेलेबल हूं हमेशा के लिए, डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो सारे डाउट्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले इसको कवर अप करें। सेकंड पार्ट आप लोग कवर अप करें जनरेशन को, सेकंड पार्ट आप लोग कवर करें जनरेशन को एंड ट्रांसमिशन को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फिर आप जाएं डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग ज्यादा देखें ना, कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए। बट जनरेशन में आप लोगों को प्लांट्स के बारे में काफी नॉलेज होनी चाहिए, थर्मल प्लांट के बारे में, न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, हाइड्रो प्लांट के बारे में, टर्बाइन से रिलेटेड, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आजकल हमारे इलेक्ट्रिकल के पेपर में एसएससी जेईई में पूछे जा रहे हैं। टर्बाइन से रिलेटेड, इंपल्स टर्बाइन क्या है, रिएक्शन टर्बाइन क्या है, तो ये सारी चीजें पूछी जा रही है। क्लियर है? और ट्रांसमिशन के बारे में भी आपसे काफी कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है ट्रांसमिशन में कि पता चल रहा है अपने इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेशन को बहुत डिटेल में देख लिया, ऐसा कुछ नहीं यार। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट्स क्या है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर? और ये बस इतने बेसिक छोटे पार्ट्स आपको देखनी है। कौन सी ट्रांसमिशन लाइन लंबी है, कौन सी ट्रांसमिशन लाइन छोटी है, लेंथ वाइज क्लासिफिकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल अपन ने समझ के देख लिया, वही उतना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट जनरेशन को पूरा डिटेल में करना है यार, जनरेशन को पूरा डिटेल में करना है। कहीं से भी पढ़ो, अनअकैडमी पे आप आके पढ़िए, सब्सक्रिप्शन लेके जनरेशन को पूरा पढ़ो। अगर लगता है कि नहीं यार नहीं हुआ क्लियर, फिर नोट्स भी रेफर करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आपके पास जनरेशन के नोट्स भी अवेलेबल है, उनको रेफर करो। मैं श्योर हूं ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर इतना पार्ट? सेम डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के साथ भी आपको यही काम करना है। इसके बाद यार आपको कुछ नहीं देखना है, इसके बाद आपको पावर सिस्टम में कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है आपका, वो है आपका फॉल्ट एनालिसिस।
तो यार इसकी आप चिंता मत करो, ये मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस में या फिर अनअकैडमी पे डेफिनेटली लेके आऊंगा फॉल्ट एनालिसिस का पार्ट। वो उतना फॉल्ट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा जितना एसएससी जेई के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत ज्यादा फॉल्ट एनालिसिस नहीं करनी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना पार्ट हमको देखना है। स्टेबिलिटी एनालिसिस, लोड फ्लो, ये सारी चीजें एसएससी जेई के लिए नहीं पढ़नी है। सिर्फ यही 4 चीजें अच्छे से देखनी है बस, और कुछ भी नहीं। पावर सिस्टम डिजाइन, इंसुलेटर और वो सारी चीजों को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है किसके अंदर, आपके ट्रांसमिशन में। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे ट्रांसमिशन में क्या क्या देखना है, अगेन भाई आपको देखना है कोरोना इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, सर्ज इंपिडेंस लोडिंग क्या होती है आप लोगों की, सर्ज इंपिडेंस क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है। साथ ही साथ में आप लोगों को यह देखना है कि पावर सिस्टम डिजाइन का पार्ट है तो सेग वेग का फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूले के ऊपर आज तक हमेशा से वही क्वेश्चन आता जा रहा है, WL स्क्वायर बाय 8T के ऊपर, सेग के ऊपर यही फॉर्मूला आज तक, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया और कुछ देखने की जरूरत नहीं है सेग में। इंसुलेटर्स काफी सारे की तरीके के देखने हैं आपको, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, शेकल टेंशन इंसुलेटर, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, स्टिंग एफिशिएंसी क्या है। बस तो ये पार्ट आपको ट्रांसमिशन में मेनली आपको देखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। क्लियर। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कैलकुलेशन में फिर बोल रहा हूं मत देखना, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, वो सिर्फ गेट ईएस का पार्ट है, इवन गेट का ही पार्ट है, तो उसी के लिए उसको रहने दो, इसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज आई थिंक पावर सिस्टम का पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं मैं एनालॉग और मेजरमेंट्स के लिए। तो गाइज उसके लिए अपन देखना स्टार्ट करते हैं, एनालॉग और मेजरमेंट के लिए मुझे क्या क्या देखना है, मेजरमेंट और एनालॉग के लिए मुझे क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं यार एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले उसमें क्या देखें। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखें, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में क्या क्या देखें अपन, देख लेते हैं जरा। देखिए सबसे पहले यार एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसको सबसे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, सबसे ज्यादा पार्ट इसी का आपको देखने को मिलेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, फर्मी लेवल क्या है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर क्या है, उस पे आपके सेमीकंडक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। कब लिटिल कंडक्शन होगा, कब लिटिल कंडक्शन नहीं होगा, क्लियर है, कब एज इंसुलेटर की तरह काम करने लग जाएंगे। फिर आपके एनर्जी बैंड थ्योरी आपको पढ़नी है, क्लियर, कंडक्टर, इंसुलेटर और साथ ही साथ में किसकी एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे आप, कंडक्टर, इंसुलेटर और आपके सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं, साथ ही साथ में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर बैंड गैप भी एग्जाम में आजकल आ चुका है। फर्मी लेवल एन टाइप के लिए कहां होगा, पी टाइप के लिए कहां होगा, इंट्रिंसिक के लिए कहां होगा, ये सारी चीजें आपकी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है जहां पे आपको देखना है। क्लियर इतना पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड यार आपको देखना है डायोड्स, डायोड्स देखने हैं आपको। अब डायोड्स में यार वो वाला पार्ट को बहुत ज्यादा नहीं देखना है, क्लिपर, क्लैंपर, वेव शेपिंग सर्किट्स, वो वाला नहीं, वो वहां पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आपको देखने को मिलेंगे टाइप्स ऑफ डायोड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, टनल डायोड क्या है, वैरेक्टर डायोड क्या है, शॉर्टकी डायोड क्या है, पीएन डायोड क्या है, ठीक है, एलईडी क्या है, एलसीडी क्या है, और साथ ही साथ में फोटो डायोड आपका क्या है, जेनर डायोड क्या है, एवलांच ब्रेकडाउन क्या है, जेनर ब्रेकडाउन क्या है। बस ये डायोड्स के सेक्शन को ही आपको वहां पे देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पार्ट को कवर अप करें। तीसरा पार्ट आप लोगों का आता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। इवन बीजेटी का एक पार्ट होता है इबर्स मोल मॉडल, वो तक एग्जाम में एसएससी ने पूछ लिया कि इबर्स मोल मॉडल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो बीजेटी के सेक्शन को अच्छे से देखें, ठीक है, सारे मोड्स, सारे कॉन्फ़िगरेशन, बीजेटी का स्टेबिलिटी फैक्टर, ये सारी चीजों को आपको बीजेटी में देखना है। इसकी डीसी एनालिसिस, इसकी एसी एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार डीसी एनालिसिस का आज तक क्वेश्चन आया, उसके बाद कभी नहीं आया। एसी एनालिसिस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं उठता है कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाए। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस वाला पार्ट बीजेटी में आपको नहीं देखना है, आपको बीजेटी का थ्योरेटिकल सेक्शन देखना है। अब क्या होता है जब हम गेट आईईएस के लिए पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम न्यूमेरिकल सेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम वहां देखते हैं डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस के पार्ट को कैसे टैकल करना है, एफईटी के अंदर भी कैसे टैकल करना है, डायोड्स की वेव शेपिंग सर्किट्स वाले जो क्वेश्चन उनको कैसे करना है,
डायोड्स की स्टेटस कैसे चेक करना है, ओपेम्प में केसीएल लगा के हम आइडियल ओपेम्प की एनालिसिस उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। बट यार एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी स्टेट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल सेक्शन को आपको स्ट्रांग रखना है, न्यूमेरिकल की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाना है। एनालॉग में मैं फिर बोल रहा हूं, क्लियर इतना पार्ट, ठीक है। अगेन मैं फिर बोलूंगा बेटा एनालॉग के सारे नोट्स वहां पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप में इवन सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, उनको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, क्लियर इतना पार्ट। बट क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद अगर हम बात करें बीजेटी के बाद, तो एफईटी के बारे में बहुत कम पढ़ना है, बहुत ही कम, बस एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, हल्का सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। साथ ही साथ में एफईटी के बाद अगर मैं बात करूं तो ओपैम्प के बारे में भी सेम, ओपैम्प के बारे में भी सेम इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, सेम इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। साथ ही साथ में मल्टी वाइब्रेटर और श्मिट ट्रिगर का आपको ऑपरेशन पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। 6th नंबर पे आपका आता है लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और 7th नंबर पे आपको आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के मोड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यार इससे ज्यादा एनालॉग में देखने की जरूरत नहीं है। एनालॉग के लिए मैं आपको बोलूंगा टाइम देने की कोशिश करें, around 5 days that is more than sufficient, 5 days that is more than sufficient। और साथ ही साथ में क्वेश्चंस के साथ तो एनालॉग में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में इसके पहले मैंने पावर सिस्टम के लिए भी बताया, तो यार पावर सिस्टम के लिए भी मैं यही बोलूंगा कि पावर सिस्टम के लिए भी आप लोगों ने जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है उनको अराउंड 6 to 7 डेज का टाइम देना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है आप लोगों को, उससे ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देना है, क्लियर, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब मैं बात करूंगा इसके बाद मेजरमेंट्स की, ठीक है। तो मेजरमेंट्स की भी बात कर लेते हैं अपन, तो देखते हैं यहां पे। आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़े आराम से आप बोल रहे हैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे में हो जाएगा। बेटा ट्राई करो, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा, जितना बोला है बस उतना पढ़ने की कोशिश करो, उससे ज्यादा नहीं, डिटेल में कुछ भी नहीं जाना है, क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मेजरमेंट्स की। मेजरमेंट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो यार मेजरमेंट्स में क्या है, थोड़ा सिलेबस अगेन वास्ट, काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो कोशिश करो सबसे पहले कोशिश करो पीएमएमसी, सेकंड ईडीआई, थर्ड आपका पीएमएमसी के बाद एमआई, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर्टीज, इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल, और साथ ही साथ में कहां यूज कर सकते हैं, डीसी एसी कौन से मेजरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल अच्छे से आप लोग देख लो। मुझे नहीं लगता आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगने की जरूरत है, इजीली आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई बड़ी चीज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। चौथा पार्ट अगर आपको मैं बोलूं देखने के लिए, तो यार रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। और अगर मैं इसके बाद बात करूं आपका एल एंड सी मेजरमेंट की बात करूंगा मैं आपके यहां पे, तो एल एंड सी मेजरमेंट की आपकी बात करूंगा तो आप लोग जानते हैं ब्रिजेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ब्रिजेस के बारे में आप लोगों को देखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रिज क्या मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं। और ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन आपको आनी चाहिए, दैट इज सफिशिएंट। 6th पार्ट आपको देखना है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉट मीटर आपको देखना है। 3 फेज पावर मेजरमेंट देखना है आपको बाय 1 वॉट मीटर मेथड, बाय 2 वॉट मीटर मेथड, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी है, क्लियर आपके पास। तो आपको वॉट मीटर के पार्ट को अच्छे से देखना है, ब्लॉन्डल्स थ्योरम आप लोगों को पढ़नी है उसके अंदर, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके जो मिसलिनियस के पार्ट में आ जाते हैं, जैसे कभी मेगर से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, कभी आपका फ्लक्स मीटर से क्वेश्चन आ गया, पावर फैक्टर मीटर से क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग यार इनको जरूर देख के जाएं एक बार कि पावर फैक्टर मीटर क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क लगती है कि नहीं लगती है, पावर फैक्टर मीटर हो गया, साथ में आपका मेगर का पार्ट हो गया, साथ में आपका फ्लक्स मीटर का पार्ट हो गया, तो इनको जरूर देखते हुए जाएं। डिटेल्ड स्टडी मत करिए सीटीपीटी के लिए, करंट ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफॉर्म के लिए ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इवन सीआरओ के लिए भी अगर मैं बात करूं तो सीआरओ को भी बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाइज सीआरओ इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं आएगा, कोई ऐसे वेव फॉर्म आपसे ट्रेस नहीं करवाएगा सीआरओ के ऊपर, क्लियर। तो थोड़ा सा सीआरओ का इंट्रोडक्शन आप लेके जाएं, दैट इज सफिशिएंट। खास करके लिसाजस पैटर्न्स आप लोग देखते हुए जाएं, सीआरओ इंट्रोडक्शन देखते हुए जाएं, ठीक है, लिसाजस पैटर्न आप लोग देखते हुए जाएं,
और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम ना दें सब्जेक्ट को, ज्यादा से ज्यादा हार्डली आपके वापस से 5 डेज ही बोलूंगा। जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा उन लोगों को तो 1 दिन लगेगा इसका इंट्रोडक्शन मतलब रिविजन करने में। तो गाइज इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। 1 मंथ 1.5 मंथ के अराउंड आप लोग का अपना पूरा टेक्निकल का सिलेबस कंप्लीट करें। 15 डेज आप लोग अपने रिवीजन के लिए रखें। कितने दिन आप लोग रखें? 15 डेज आप लोग सिर्फ अपने रिवीजन के लिए रखें। आप लोगों को क्योंकि जनरल स्टडीज भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो आई थिंक सफिशिएंट है 1.5 मंथ। थोड़ा थोड़ा करते जाएं। मशीन्स आप लोग अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं। नेटवर्क आप लोग अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, पावर सिस्टम का जनरेशन, ट्रांसमिशन, आप लोग नोट्स ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग नोट्स ले सकते हैं आराम से। आपको काफी अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएगा। डाउट डिस्कशन के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप आपके पास अवेलेबल है ही। क्लियर? तो गाइज आई थिंक आप लोगों को, मुझे लगता है कि काफी हद तक ये सेक्शन इंपॉर्टेंट लगा होगा। काफी हद तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्या क्या चीजें देखना है। साथ में एक चीज का ध्यान रखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यूअसली करते जाना है। वो आप लोगों को एक डोमेन में लेके जाता है। डोमेन में लेके जाने का मतलब क्या है? आप लोगों को वो ये बताने की कोशिश करता है कि आपको कितने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहना है। मैंने तो आपको बता ही दिया, एक बार और बताऊंगा कभी फ्यूचर में, ठीक है? तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। क्लियर गाइज? तो थैंक यू वेरी मच। वापिस इस तरीके के हम सेशंस को आगे फ्यूचर में भी कंडक्ट करते रहेंगे। होप यू एंजॉयड वेरी वेल और काफी कुछ आपको आज देखने को मिला होगा। अगेन थैंक यू वेरी मच।